कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आरबीआई के कार्यों को हम पढ़ रहे थे और आरबीआई के कार्यों में हम पहला कार्य पढ़ चुके थे, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति क्या है, क्यों जारी किया जाता है, यह हम देख चुके थे, और कितने प्रकार की होती है। क्यों जारी किया जाता है, बाजार में कितना पैसा होना चाहिए, किस दर पे होना चाहिए, इस बात को निर्धारित करने के लिए आरबीआई के द्वारा हर 2 महीने पर 6 सदस्यीय कमेटी बिठाई जाती है, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर के विषय में हमेशा निर्णय लेती है, जिसके माध्यम से जो मौद्रिक नीति रहती है, कभी प्रसारकारी, कभी संकुचित, कभी सस्ती, कभी महंगी, कभी अति सस्ती, कभी अति महंगी या कठोर बन जाती है। अब ये बात हम पढ़ चुके थे और अब इसी के बाद में हमें अन्य कार्यों को पढ़ना है जो हमने आपको लिखवाए थे। इसमें से एक कार्य था मुद्रा जारी करता, अर्थात मुद्रा को जारी करता है कौन, आरबीआई। आरबीआई 2 रुपए से अधिक के और अधिकतम 10,000 रुपए तक के नोटों को वो छाप सकता है। इसमें 1 रुपए तक का जो नोट रहता है और जो सिक्के रहते हैं, वो सिक्कों को जारी करने का अधिकार, सिक्कों को बनाने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास में रहता है। वित्त मंत्रालय के पास में रहता है, जिसके ऊपर उसके सचिव की साइन, सचिव की क्या रहती है, साइन। परंतु 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के जो भी नोट बनते हैं, उनके ऊपर आरबीआई के गवर्नर की साइन रहती है। किसकी साइन रहती है, आरबीआई के गवर्नर की साइन रहती है। ये मुद्रा जारी करने का अधिकार 1957 में आरबीआई को 200 करोड़ रुपए के सोना गिरवी रखने पर दिया गया। साथ में आरबीआई को केवल मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं, बल्कि उस मुद्रा की बनावट किस प्रकार की होनी चाहिए, मतलब सिक्योरिटी पर्पस को भी आरबीआई देखता है। साथ में यह आरबीआई जो होता है, वो मुद्रा का असीमित ग्राहक का मतलब शोषित करने वाला होता है। मतलब आप अगर एसबीआई में जाते हो तो एसबीआई में आप एक सीमा तक की मुद्रा को दे सकते हो, पर आरबीआई में आप अगर मुद्रा को चाहे तो जितनी चाहे उतनी मुद्रा को आप दे सकते हैं, क्योंकि मुद्रा को बनाने वाले कौन है, आरबीआई है। तो वो जितनी मुद्रा है उतनी मुद्रा को सोख सकता है। ये है आरबीआई की बात। आरबीआई कटे फटे नोटों के विषय में हमेशा सूचना जारी करता है। वो बताता है कि एक नोट को बहुत अधिक मोड़े ना। वो हमेशा उन सूचकांकों पर हमेशा और उन सिक्योरिटी किससे संबंधित जो भी बातें रहती है उन पर हमेशा ग्राहकों को एडवाइस देता है। जागो ग्राहक जागो जैसे उपभोक्ता जो बातें रहती है उसके संबंध में जब आप बैंक में जाते हो तो आपको एक चार्टर में आपको बताया जाता है, नागरिक चार्टर, सिटीजन चार्टर जिसे कहा जाता है, जिसके माध्यम से नोटों के विषय में आपको जानकारी दी जाती है, ताकि व्यक्ति कभी भी नकली नोटों से क्या हो, कभी भी परेशान ना हो, उसे सही नोटों के विषय में प्रारंभिक जानकारी हो। ये कौन करता है काम, ये सब आरबीआई करता है। ये हो गया दूसरा काम किसका, आरबीआई का। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसी के बाद में जब हम तीसरे कार्य की बात आती है तो आरबीआई सरकार का बैंकर है। सरकार का बैंकर, जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति का एक बैंक होता है, क्योंकि आम व्यक्ति को, जैसे आप एसबीआई के आप ग्राहक हो तो एक व्यक्ति का क्या हो गया, बैंक। वैसे ही सरकार का भी एक बैंक होता है जो आरबीआई है। आरबीआई सरकार के जितने भी खाते रहते हैं उन खातों को देखते हैं। साथ में सरकार को जब भी पैसे की आवश्यकता रहती है तो ऋण लिया जाने के विषय में आरबीआई उसे सलाह देता है, बताता है कि कितना ऋण ले, किस दर पे ले, ये बताता है। साथ में इस ऋण के लिए वह
प्रतिभूतियां भी जारी करवाता है। क्या जारी करवाता है? प्रतिभूतियां। अब ये प्रतिभूतियां क्या होती है? लास्ट लेक्चर में भी हमने शब्द का प्रयोग किया था, आगे भी इसकी परिभाषा आएगी, पर अभी हम बताते हैं ऐसे कागजी प्रमाण पत्र, कागजी प्रमाण पत्र जिसके देने पर धन की उगाही होती है उसे प्रतिभूतियां कहा जाता है। ऐसे कागजी प्रमाण पत्र जिसके देने पर धन की उगाही होती है उसे कहा जाता है प्रतिभूतियां। हम प्रतिभूति के प्रकार ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। ये सब काम कौन करता है? आरबीआई करवाता है। आरबीआई करता है किसके लिए? सरकार के लिए। इसमें सरकार में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार तो होती ही होती है, साथ में राज्य सरकार भी होती है, और राज्य सरकार के लिए भी अपने खातों को आरबीआई के माध्यम से हैंडल करवा सकती है, परंतु उसके लिए बस एक छोटा सा अधिनियम पारित करवाना पड़ेगा अपनी विधानमंडल से। उसके बाद में आरबीआई को ये शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य सरकार के जितने भी सरकारी अकाउंट्स हैं उनको हैंडल करे। अब इसी के बाद में क्या होता है, ये सरकार का तो बैंकर होता है, साथ में बैंकों का भी बैंकर होता है, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है और सबसे बड़ा बैंक है तो इसकी जवाबदेहिता भी ज्यादा है, तो ये बैंकों का भी बैंकर होता है। तो अगला काम क्या है इसका? बैंकों का बैंकर कौन है? आरबीआई। आरबीआई बैंकों का बैंकर मतलब जब भी बैंक को पैसे की आवश्यकता होती है तो किससे मांगेंगे? सरकार से नहीं, आरबीआई से। बैंकों का बैंकर मतलब आरबीआई ही इन बैंकों की स्थापना के विषय में काम करवाने की कोशिश करता है। आरबीआई नियमों को बनाता है और इन नियमों के आधार पर चलवाने की भी कोशिश करता है, इसलिए आरबीआई को नियामक भी कहा जाता है। जो नियामक के रूप में वो कार्य भी करता है, नियामक के रूप में भी काम करता है। इसमें बैंक आपको अभी हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको सभी प्रकार के बैंक, चाहे वाणिज्यिक बैंक हो, चाहे सहकारी बैंक हो, चाहे ग्रामीण बैंक हो, इन सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई। तो मतलब बैंकों के बैंकर के रूप में तो काम भी करता है, साथ में नियामक के रूप में भी काम करता है। कौन? आरबीआई। इसी के बाद एक और कार्य अगर हम देखें जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जिसे मैंने कहा था आधुनिक कार्य। आधुनिक कार्य, और ये आधुनिक कार्य का मतलब मैं सीधे सीधे कहूं कि जितने भी लेन देन से संबंधित कार्य होते हैं बैंकों में, किसमें? बैंकों में। उन बैंकों में होने वाले लेन देन से संबंधित कार्य इंटरनेट पर होते हैं। अब इंटरनेट पर जब होते हैं ये कार्य तो वो सुरक्षित होने चाहिए, तो सुरक्षा के पैमाने को हमेशा जांचना और हर बैंकों को हर पैमाने पर खरा उतरने के लिए हमेशा दिशा निर्देश देना, ये आरबीआई का क्या रहता है? काम। यह काम होने के साथ में वो एक और कार्य करता है जिसे कहते हैं सिटीजन चार्टर, और सिटीजन चार्टर के माध्यम से भी आरबीआई हमेशा बैंकों को, ग्राहकों को किस प्रकार की सुविधा दी जाए और कितना सुविधा दी जाए, इसके विषय में हमेशा दिशा निर्देश देते रहते हैं। जैसे अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक में जहाँ कैशियर रहेगा या फिर जहाँ पासबुक वगैरह छपेंगी वहां पर लिखा रहेगा एक शब्द, नागरिकता चार्टर। नागरिकता चार्टर। ये नागरिकता चार्टर अगर मैं सीधे कहूं तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बाद में गवर्नेंस। आप पेपर नंबर 2 यूपीएससी में जब, तो आपको गवर्नेंस पढ़ना पड़ेगा, और गवर्नेंस में आपको पेपर नंबर जब आप 2 पढ़ोगे तो उसमें राज्य व्यवस्था के साथ में, अर्थात पॉलिटी के साथ में आपको गवर्नेंस पढ़ना पड़ेगा। और गवर्नेंस तब अच्छी होती है जब शासन और शासक दोनों समतुल्य होने के साथ में इन दोनों का उद्देश्य नागरिक हित होता है। नागरिक हित होता है और ये नागरिक हितों के लिए काम करते हैं, और उस दौरान नागरिकों को हितों को ध्यान में रखकर कई सारी योजनाओं को चलाते हैं, जिसमें से एक था सिटीजन चार्टर, जिसे नागरिक चार्टर भी कहा जाता है। नागरिक चार्टर का उद्देश्य होता है कि सरकार के द्वारा या कोई संस्थान के द्वारा दी जाने वाली सुविधा
कब कितने समय में मिलेंगी, ये सब पूर्व में ही दे दी जाती है। एक जगह पर लिख दिया जाता है कि आपका अकाउंट इतने समय में खुलेगा, आपकी पासबुक इतने समय में मिलेंगी, आपका चेक बुक इतने में मिलेगी, आपका जितने भी जो ट्रांजेक्शन से संबंधित बातें हैं वो इतने समय मिले, आपको ऋण इतने समय मिलेगा, आपका हाउसिंग लोन इतने समय मिलेगा, आपको एजुकेशन लोन इतने समय मिलेगा। ये सब बातें नागरिकता चार्टर के में लिखी। ये सब के विषय में निर्देश कौन देता है? आरबीआई देता है। किसे देता है? बैंकों को देता है। अगर बैंक इस बात की अवहेलना करते हैं तो आप कंप्लेंट कर सकते हो, और कंप्लेंट करने के बाद में उसके ऊपर आरबीआई के द्वारा या फिर इंटरनल जो कमेटी रहती है उसके द्वारा हमेशा एक्शन लिया जाता है। ये हो गए हमारे आरबीआई के कुछ कार्य। ये आरबीआई के कार्य आपने देखे, और आरबीआई के कार्य देखने के बाद में अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं तो उसमें हम आरबीआई के कार्य के बाद में हम वाणिज्यिक बैंक के विषय में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर उसे लाइक भी करिएगा, पर साथ में अब देखिए आरबीआई के कार्यों के साथ में अब वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक, अब ये वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक, हमने आरबीआई देखा। आरबीआई केंद्रीय बैंक था। कैसा बैंक था बेटा? केंद्रीय बैंक। अब ये केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बैंक जो अन्य बैंकों को नियमित करता है उसे कहा जाता है केंद्रीय बैंक। जो अन्य बैंकों की शाखाओं को खोलने में, उनको रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसे कहा जाता है केंद्रीय बैंक। और ऐसे बैंक जिनका संबंध नित्य आम जनता से लगातार होते रहता है और उन्हें सुविधा प्रदान करने की कोशिश करता है उसे कहा जाता है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा यह है कि ऐसे बैंक जो 1949 के बैंक अधिनियम के अनुसार कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है वाणिज्यिक बैंक। 1949 के अधिनियम के तहत जो कार्य करते हैं उसे कहा जाता है वाणिज्यिक बैंक। और ये वाणिज्यिक बैंक को क्या किया गया? कई भागों में बांटने की कोशिश की गई। कई भागों में बांटने की कोशिश की गई। तो वाणिज्यिक बैंक को दो भागों में बांटा गया। पहला अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक, और दूसरा कहता है गैर अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक की परिभाषा क्या है? ऐसे बैंक जो 1934 के, ऐसे बैंक जो 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत रेगुलेट होते हैं और आरबीआई के दिशा निर्देशों को मानते हैं उसे कहा जाता है अनुसूचित बैंक। और ऐसे बैंक जो आरबीआई के बातों को नहीं मानते हैं उन्हें कहा जाता है गैर अनुसूचित बैंक, लाइक महाजन, शेट्टी, चेट्टी, पाटिल आदि। जितने भी रसूखदार, जमींदार वगैरह रहते हैं वो इसमें आते हैं। वो भी बैंकिंग कार्य करते परंतु ऑर्गेनाइज रूप में करते क्या? नहीं। अब इसी को दो भागों में बांटा गया। आप थोड़ा क्लासिफिकेशन समझ लीजिएगा। इसी को दो भागों में बांटा गया। पहला, ऐसे बैंक जो सरकार के अधीन, सरकारी बैंक। कैसे बैंक? सरकारी। और एक रहता है निजी बैंक, निजी बैंक। सरकारी बैंक भी दो प्रकार के, सरकारी बैंक भी दो प्रकार के। एक नई पीढ़ी के, दूसरा पुरानी पीढ़ी के। नई पीढ़ी के मतलब 1993 के बाद, अर्थात नरसिंहमन समिति के बाद जो भी बैंक बने उसे कहा गया नई पीढ़ी के बैंक, निजी बैंकों में आएंगे। और ऐसे बैंक जो 1993 के पहले बने उसे कहा जाता है पुराने बैंक। उसे क्या कहा जाएगा? पुराने बैंक। इसी में आपको एक और चीज समझना चाहिए, इसी में आपको विदेशी बैंक भी दिखे देंगे। कौन से बैंक? विदेशी बैंक। ऐसे बैंक जो संचालित हो रहे हैं भारत में परंतु उसमें 51% से ज्यादा स्वामित्व विदेशों या विदेशी नागरिक का है या विदेशी सरकार का है, उसे कहा जाएगा विदेशी बैंक। और ऐसे बैंक
जिसमें स्वामित्व 50% या 51% से ज्यादा भारतीय नागरिक का हो या सरकार का हो। अगर सरकार का हो तो सरकारी बैंक कहलाएगा, अगर भारतीय नागरिक का हो तो देशी बैंक कहलाएगा। आया समझ में? अगर सरकार का होगा तो सरकारी बैंक कहलाएगा, अगर निजी व्यक्ति का हो और वो भारतीय तो उसे कहा जाएगा निजी बैंक। तो यहां पर समझ में आएगा। तो निजी बैंक भी आपको मैंने बताया दो प्रकार के, पुरानी पीढ़ी के और नई पीढ़ी के। इसी में एक और बैंक आता है, वो थोड़ा सा समझिएगा, राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक। अब ये राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जो पूर्व में निजी थे, वो पूर्व में निजी थे, किंतु एक अधिनियम बनाकर या कानून बनाकर उन्हें सरकारी बनाया गया, उसे कहा था राष्ट्रीयकृत बैंक। जैसे 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आज वर्तमान में केवल और केवल आपको 12 आपको पब्लिक सेक्टर के बैंक दिखाई देंगे। उसके विषय में भी हम बताएंगे कई कई बैंकों का क्या किया गया, विलय किया गया और बड़े बैंकों का निर्माण किया गया, क्यों किया गया, हम आपको नरसिम्हा समिति फर्स्ट और नरसिम्हा समिति सेकंड उसके विषय में बताकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। परंतु आपको मैंने बताया कि अनुसूचित बैंक किसे कहा जाता है, गैर अनुसूचित बैंक किसे कहा जाता है, सरकारी बैंक किसे कहा जाता है, निजी बैंक किसे कहा जाता है, देशी बैंक या विदेशी बैंक किसे कहा जाता है, या देशी बैंक किसे कहा जाता है। उसी में नई पीढ़ी के बैंक किसे कहा जाता है, पुरानी पीढ़ी के बैंक किसे कहा जाता है, राष्ट्रीयकृत बैंक किसे कहा जाता है। ये परिभाषा कभी पूछी नहीं आती, परंतु कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है शायद कि उन बैंकों के बारे में आप बताइए जो नई पीढ़ी के बैंक कहलाते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नई पीढ़ी के बैंक बोल रहा है और वो निजी क्षेत्र में आते, तो ऐसे बैंक जिसकी स्थापना 1993 के बाद अर्थात नरसिम्हा समिति फर्स्ट की रिकमेंडेशन के बाद में हुए स्थापना हुई, उसे कहा जाएगा नई पीढ़ी के बैंक। देशी बैंक किसे कहा जाएगा? ऐसे बैंक जिसमें 50% से ज्यादा के शेयर, 50% से ज्यादा के शेयर मतलब हमेशा ज्यादा होने चाहिए। तो अगर वो भारतीय नागरिकों के पास में रहेंगे तो वो देशी बैंक कहलाएंगे, और इसी में अगर वो सरकार के पास में रहेंगे तो सरकारी बैंक कहलाएंगे। अगर सरकार के पास ना होकर किसी व्यक्ति के पास है, संस्था के पास है, तो उसे निजी बैंक कहा जाएगा। विदेशी किसे कहा जाएगा ये भी हमने बताने की कोशिश की। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा, साथ में नई पीढ़ी के बैंक और पुरानी पीढ़ी के बैंक, इसके बीच में आप अंतर बताइएगा, और साथ में मुझे अनुसूचित बैंक की परिभाषा को भी आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर समझाइएगा, ताकि मैं आपको समझ सकूं कि हाँ आपने सच में उसको पढ़ा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए। थैंक यू।